क्या किसान आंदोलन के नाम पर सरकार को बार बार ब्लैकमेल करना सही है? नंबर 2, क्या किसान आंदोलन सही दिशा में जा रहा है? नंबर 3, क्या किसान नेता वास्तव में किसानों की बात करते हैं या सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं? नंबर 4, किसान आंदोलन से वास्तविक किसान को क्या मिला? नंबर 5, और सरकार क्या करे जिससे वास्तविक किसान की जिंदगी में परिवर्तन आए? यह जो मैंने वास्तविक किसान बोला है वह असली किसान के लिए बोला है, किसी किसान नेता के लिए नहीं, क्योंकि आज के वीडियो का मेरा मकसद इन किसान नेताओं की पोल खोलना है जो केवल अपने फायदे के लिए देश के भोले भाले किसानों को बरगला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज के वीडियो में मैंने जो 5 मुख्य बिंदु रखे हैं आज हम उसी पर बात करने वाले हैं और दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। सन 2020 में जो 3 कानून सरकार लेकर आई थी, सच सच बताना, क्या किसी किसान को उस कानून की जानकारी है? क्या ये 3 कानून जिसे किसान नेताओं ने काले कानून का नाम दिया था, क्या किसी किसान ने सोचा कि इन तीनों कानूनों से उसके जीवन में क्या असर पड़ेगा? मैं आपको इन तीनों कानूनों की जानकारी देता हूं और मैं यह भी बताऊंगा कि इन तीनों कानूनों का किसान नेताओं ने इतना विरोध क्यों किया। तो पहले जानते हैं इन तीनों कानूनों को। नंबर 1, इस कानून के अंतर्गत अगर किसान चाहे तो अपना अनाज एमएसपी या सरकारी कांटे पर बेचे या कांटे के अलावा जहां उसको अपने अनाज के अच्छे दाम मिले, चाहे अपने गांव के कांटे पर या दूसरे गांव के कांटे पर, या उस अपने प्रदेश में या दूसरे प्रदेश में, जहां भी उसे अपने अनाज के अच्छे दाम मिले, वह स्वतंत्र था अपना अनाज बेचने के लिए सरकार को या निजी मंडी में। अब वह सरकारी कांटे तक पर दूसरे गांव या दूसरे प्रदेश में अपना अनाज बेच सकता था, जबकि अभी वह केवल अपने गांव के सरकारी कांटे पर ही माल बेचने को मजबूर है, जिसके लिए उसे घंटों इंतजार करना पड़ता है और अगर उसे पैसों की सख्त जरूरत पड़ती है तो उसे अपना अनाज मंडियों में आड़तियों को औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर होना पड़ता है। अगर यह कानून पास हो जाता तो किसान को इस बात से मुक्ति मिल जाती और कांटेदार की धौंस का सामना भी नहीं करना पड़ता। नंबर 2, इस कानून के अंतर्गत अगर किसान चाहे तो वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकता था। उदाहरण के जरिए समझाता हूं कि मान लीजिए कोई कंपनी आलू के चिप्स बनाती है तो उसे आलू मंडी से खरीदना पड़ता है जो कंपनी को काफी महंगा पड़ता है। अब अगर कंपनी और किसान के बीच सहमति बनती है तो एक दाम फिक्स हो जाते हैं जिसमें कंपनी ही बीज से लेकर खाद पानी का सारा खर्चा उठाती है और किसान के खेत में फसल तैयार होने के बाद कंपनी किसान को भुगतान करने के बाद पूरी फसल ले लेती है। इससे किसान का मुनाफा भी बढ़ जाता है और उसे फसल बेचने की टेंशन भी नहीं रहती। इससे उस कंपनी और किसान दोनों को फायदा होता है। तो चलिए उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी मंडी से आलू 20 रुपए पर किलो के हिसाब से खरीदती है और वह किसान उस मंडी में अपना आलू आड़ती को 10 रुपए पर किलो की दर से बेचता है। तो इसमें आड़ती लोग बिना फसल किए ही मोटा पैसा कमाते थे। लेकिन अब मान लीजिए कंपनी और किसान के बीच 15 रुपए पर किलो का सौदा हुआ तो कंपनी को भी 5 रुपए पर किलो का फायदा हुआ और किसान को भी 5 रुपए पर किलो का फायदा हुआ। लेकिन नुकसान किसे हुआ? उस आड़ती को जो बिना लागत और बिना मेहनत लगाए बस मोटा मुनाफा कमा रहा था। खेल यहीं से शुरू होता है। नंबर 3,
इस कानून के अंतर्गत किसान को आजादी थी अपनी फसल की। वह अपनी फसल का मालिक था, वह अपने हिसाब से आय को बढ़ा सकता था, लेकिन उन मोटे आड़तियों ने सारा का सारा खेल ही बिगाड़ दिया। भोले भाले किसानों को मिसगाइड करके उन्हें डराकर कि सरकार एमएसपी बंद कर देगी, कंपनी तुम्हारे खेतों पर कब्जा कर लेगी, जबकि असली नकेल तो आड़तियों पर कसी जा रही थी जो किसान का शोषण करते थे। और इसका परिणाम ये हुआ कि शोषण करने वाला मसीहा बन गया और सरकार किसान विरोधी बन गई। अब बात इन किसान नेताओं की करते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम राकेश टिकैत का आता है, जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली गांव के हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता हैं, जिनके पास सिसौली गांव में 100 बीघा जमीन है। इसके अलावा इनकी महाराष्ट्र, दिल्ली समेत 13 राज्यों में नामी और बेनामी संपत्तियां हैं और इनके पास 5 पेट्रोल पंप भी हैं और इसके अलावा इनके कई होटल भी हैं, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 80 से 100 करोड़ रुपए है, जो चांदी के चम्मच से खाते हैं और 5 स्टार होटल में नाइट स्टे करते हैं। तो आप ही अंदाजा लगाइए, क्या ऐसे लोग क्या असली किसानों का दर्द समझ सकते हैं? और राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत भी एक करोड़पति व्यक्ति हैं, और फिर चाहे जगमोहन सिंह हो, दर्शन पाल हो या योगेंद्र यादव जैसे किसान नेता हो, ये सब के सब करोड़पति हैं और ये सब के सब राजनीति से प्रेरित हैं और नेता बनना चाहते हैं। इसलिए ये नेता कभी नहीं चाहेंगे कि किसान के जीवन में परिवर्तन आए, उसकी भी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, क्योंकि जितने भी किसान नेता हैं उसमें से ज्यादातर आड़ती हैं और छोटे किसानों का शोषण करके ही ऊपर उठे हैं। नंबर 4, किसान आंदोलन से वास्तविक किसान को क्या मिला? वास्तविक किसान पहले भी गरीब था और आज भी गरीब ही है, क्योंकि अगर सरकार किसान के लिए कुछ भी करना चाहती है तो ये किसान नेता पहले अपना हित देखते हैं, फिर फैसला करते हैं कि क्या किया जाए। और वास्तविक किसानों को बहला फुसलाकर ये लोग उनकी जिंदगी बदलने नहीं देते। अब समय आ गया है कि वास्तविक किसानों को ये सोचना होगा और सरकार पर एक बार भरोसा करना होगा, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नंबर 5, सरकार को अब सीधे वास्तविक किसानों को समझाना होगा और गरीब किसानों को इन किसान नेताओं के चुंगल से छुड़ाना होगा, तभी वास्तविक किसान की जिंदगी बेहतर बन सकती है। तो अब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आज किसान नेता एक डिक्टेटर या तानाशाह बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने साथ वास्तविक किसानों को बहला फुसलाकर अपने साथ मिला लिया है और अब तो वह गरीब किसानों से देश विरोधी काम तक करवाने लगे हैं। जैसे जब इंडिया में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हमारे देश आए हुए थे, तो दुनिया भर की सारी मीडिया भी भारत देश में ही एकत्रित थी और इन किसान नेताओं ने पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की साजिश रची, लाल किले पर कब्जा करके, तिरंगे का अपमान करके, क्योंकि ये किसान नेता जानते थे कि अगर देशद्रोह में फंसेंगे तो ये गरीब किसान ही फंसेंगे, हम तो इन किसानों को बहला फुसलाकर गायब हो जाएंगे। लेकिन अब समय आ गया है इन किसान नेताओं की पोल खोलने का, इनकी असलियत बताने का और वास्तविक किसानों की जिंदगी में परिवर्तन लाने का और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने का। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप कोई निर्णायक फैसला ले, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आप क्या सोचते हैं? प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी राय मायने रखती है और अगर आप भी किसानों की जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
ताकि इन आड़तियों को करारा जवाब दिया जा सके। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आवाज उन तक पहुंचे जिसे मेरी जरूरत है। तो फिर मिलते हैं अगले शनिवार को, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।